हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों। हिंदी मीडियम भौतिक विज्ञान प्रत्यावर्ती धारा, इसमें देखिए अगला टॉपिक आ गया हमारा प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। यानी पहला जो टॉपिक है हमारा वो शुरू हो गया। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मैंने इससे पहले इसका बेसिक बनाया था इस चैप्टर का कि भाई इसमें समाकलन अवकलन कैसे लगेगा। चलिए अब पहला टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, बहुत ही बढ़िया, एकदम मज़ेदार चैप्टर है ये। जो लोग फिजिक्स में बोर होते हैं उनका यार कुछ नहीं हो सकता, यार उनका कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत परेशान होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आगे बड़े डर जाते हैं लोग, फिजिक्स में क्या होगा। बोर नहीं होना, जो काम करना है उसको खुशी खुशी करो, मज़े में चलो, ठीक। ऐसी कोई चाट और चटनी चटपटी चीज़ें मैं नहीं लगाता कि आपको फिजिक्स अच्छा लगेगा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जो चीज़ है, जो असली है, वो आप तक पहुंचाना। चाट चटनी लगाना मेरा काम नहीं है। मैं फिजिक्स को ऐसे घुमा के नहीं पढ़ाता कि आपको पसंद आए। आपको पसंद आए या ना आए इससे मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुश्किलें तो हैं और जो मुश्किलों का सामना करते हैं उनको पसंद भी आता है। इसलिए चाट और चटनी लगाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है असली बात आपसे करना, असली चीज़ को समझाना। तो आ गया प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, ठीक। चलिए हेडिंग डालते हैं पहले, हेडिंग। एनसीईआरटी के मुताबिक ये 2 नंबर का टॉपिक है, ठीक। प्रतिरोधक पर प्रयुक्त, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। चलिए हो गया हेडिंग। आ गए हैं पहला टॉपिक लेकर। प्रतिरोधक यानी रजिस्टर, रजिस्टर विद एसी सोर्स। एसी जो सोर्स है, एसी वोल्टेज सोर्स है, उस पर जब ये प्रतिरोध लगेगा तो क्या होगा, कैसी धारा बनेगी, उसमें कितनी शक्ति होगी, पावर कितनी होगी, शक्ति का नुकसान होगा, थर्मल पावर, हीट में कितनी शक्ति बनेगी, इस तरह की बातें हमें बनानी होती है। एक चीज़ होती है यहाँ पे फेज़र, जैसे कहते हैं फेज़र। फेज़र मतलब कला, कला को दिखाने वाला, कला कोण का अंतर बताने वाला, ठीक। ये कला जो होती है ना, कला, ये कला वो नहीं है आर्ट वाली कला, आर्ट कोई बोल देते हैं हिंदी में कला। ये कला है कि जो चलने का या काम करने का तरीका है उसमें भेद क्या है, उसमें क्या भेद है। जैसे मान लीजिए आप मेरे साथ मिलकर ताड़ी पीटें, इस बिल्कुल ऐसे ही बजाएं ताड़ी बिल्कुल, तो हम कहेंगे समान कला, ये समान कला है। और अगर ये आगे पीछे हो जाएं तो बोले कला में भेद है, कला में अंतर है, चाल में अंतर है, स्थिति में अंतर है, कोण में अंतर है, तो कहते कला अंतर, कला में अंतर है। कोण में अंतर है तो कला कोण में अंतर, ठीक। वेग में अंतर है, उस कोण के हिसाब से ये अंतर दिए जाते हैं, ठीक। कला कोण अंतर कह देते हैं इसको। तो इस बात पर विचार होगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि एसी वोल्टता को जोड़ देते हैं प्रतिरोधक पर। चलिए एसी वोल्टता को प्रतिरोधक पर जोड़ देता हूँ। देखो ये लगाया मैंने प्रतिरोधक, इसको क्या मान लें, इसको आर मान लें। देखो जल्दी ना करें, सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, है ना, जल्दी ना करें। देखो भागम भाग में मज़ा नहीं है। देखो देखो ये एसी वोल्टता का प्रतीक होता है, इस प्रकार का, ऐसा एसी वोल्टता का ये प्रतीक होता है। इसके नीचे एसी वोल्टता भी लिख देते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी। और इस तरीके से ये क्या है, अधिकतम वोल्टता, ठीक। अधिकतम वोल्टता क्या है, Vm है। अंग्रेजी में बोल देते हैं पीक वैल्यू, शिखर मान। पीक वैल्यू मतलब शिखर मान, यानी अधिकतम मान कितना है, आयाम कितना है। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, इसको आयाम कहते हैं। अगर इस परिपथ के हिसाब से देखें और बात करें तो यहाँ पर सीधा संबंध है ओम्स के नियम का, बिल्कुल सीधे तरीके से। जो धारा बनती है तो सीधा नियम लगा देते हैं, V = I R के अनुसार।
क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में, पहली क्लास में, कि ऐसा क्यों है। V इक्वल टू आई आर के अनुसार सीधे सीधे जो I यानी धारा मिलती है वो कैसी मिलती है, V बटे R। तो V का मान रख देते हैं VM साइन ओमेगा T बटे R। ठीक, अब यहाँ पे देखो VM बटे R ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, धारा का शिखर मान, यानी अधिकतम धारा कितनी हो सकती है। तो इस चीज़ को I और इसे क्या बना देते हैं, IM से मतलब धारा का शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे वही जो ओमेगा टी है कोणीय चाल है, ठीक है, कोणीय चाल है, कोणीय आवृत्ति भी कह देते हैं, रेडियन प्रति सेकंड में है। ये पिछली क्लास में मैं बता चुका, और ये मैंने अच्छे से बताया था कि भाई जो जनरेटर घूमता है उसकी कोणीय चाल है, जिससे वोल्टता AC वोल्टता बनती है। कुल मिलाकर शिखर मान प्राप्त हुआ, इसका मान हो गया VM बटे R। अब यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टता बदलती है, जैसे जैसे वोल्टता बदलती है, बिल्कुल वैसे वैसे धारा बदलती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों का समय पर आधारित जो फलन है, ये वोल्टता का फलन है। ज़रा देखें, फलन मतलब निर्भरता, ये वोल्टता की समय पर निर्भरता है और ये धारा की समय पर निर्भरता है, वो यहाँ एक जैसी है दोनों की। ठीक, अब अगर दोनों के ग्राफ बना दूँ तो कच्चे कच्चे ग्राफ बनेंगे, बना के देता हूँ, रंग बिरंगे से ग्राफ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, ये बनाया समय और एक परिक्रमण काल, जनरेटर का एक परिक्रमण काल। कुल मिलाकर ऐसा कर सकते हैं कि एक आवर्त काल, ऐसा कर सकते हैं, एक टाइम पीरियड बना लेते हैं। एक टाइम पीरियड, ये रहा एक टाइम पीरियड, ठीक, ये रहा आधा टाइम पीरियड। ठीक, अब बना देते हैं, देखो ये रहा एक चौथाई टाइम पीरियड T बटे 4, और इसका आधा कर दूँ तो 3/4 टाइम पीरियड। ठीक, बस अब यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ, देखो ऐसे दोनों चीज़ों को दिखा सकता हूँ। यहाँ पे V भी दिखा सकता हूँ और I भी दिखा सकता हूँ, वोल्टता भी दिखा सकता हूँ और धारा भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे दोनों चीज़ें दिखा सकता हूँ मैं। अब पहले मैं क्या बना लूँ, पहले मैं बना लूँ वोल्टता। ठीक, तो वोल्टता बनाता हूँ पहले। देखो ये हुआ वोल्टता, ई वोल्टता है बच्चे, और ई है नेगेटिव की तरफ, ऋणात्मक की तरफ जाती हुई वोल्टता। अब ये जो वोल्टता का देखो पीला पीला जो ग्राफ है, ये वोल्टता का है। वोल्टता का शिखर मान तुम जानते हो, यहाँ तक अगर देखें तो ये वोल्टता का शिखर मान है। यहाँ तक कितना मान है शिखर का मान, VM, ये वोल्टता का शिखर मान है जिसे तुम आयाम कहते हो। ठीक, बिल्कुल इसी प्रकार साइन के अनुसार, साइन ओमेगा T के अनुसार, बिल्कुल इसी तरीके से समय पर निर्भर करता हुआ, जो कि समीकरण बता रही है, देखो फलन बता रहा है, यहाँ से I का मान भी है, I का भी बना देते हैं। I का मान इससे कम सामान्यता लेते हैं क्योंकि प्रतिरोध को 1 से बड़ा मानते हैं। अब ये I का मान बन रहा है, देखो ये I का मान हो गया, लो ये I का मान हो गया। ठीक, I का मान, ये शिखर मान I का है, ये I का शिखर मान है। यहाँ तक देखो, ये इसको क्या बोले हैं, IM बोल देंगे इसको, ये I का शिखर मान है। देखो ऐसे, ये रहा, ये करंट का आयाम है ऐसे। तो दोनों ग्राफ किस तरीके से बने मालूम पड़ गया, दिख गया, याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया सरलता, बिल्कुल गणित का बिल्कुल सरल सा प्रयोग है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। और इस पूरे चैप्टर में यार कहीं झंझट नहीं है भाई कहीं झंझट नहीं है। दुनिया भर में मतलब इस चैप्टर को लोगों ने बदनाम कर दिया, बच्चे खुद परेशान, सर ये ऐसी समझ में नहीं आती, सर ये क्या करें सर। कुछ भी नहीं यार, इसमें बहुत सीधा रास्ता है इसका, पता नहीं क्या मतलब पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्या चलता रहता है मेरे को नहीं पता। ठीक, अब चलो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है इसको दिखाने का तरीका क्या है, इसको फेजर पे कैसे दिखाते हैं, इसका फेजर कैसे बनाते हैं। अब देखो फेजर बनाने का तरीका, इसका फेजर बनाते हैं, फेजर यानी कलाओं को बताने वाला, कला में कोई फ़र्क है कि नहीं है ना, अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ फेजर, ये रहा। तो फेजर पे क्या करते हैं, इसी चीज़ को पीछे हटा लेते हैं, ऐसे 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 पीछे हटा लेते हैं। देखो पीछे हटाओ इस चीज़ को ऐसे, अगर ये रेखा सीधी नहीं हुई तो
हमको मज़ा नहीं आएगा सर, इस रेखा को सीधा करो, ये देखो सीधी रेखा बना दी, ओके। पीछे हटा लो इसको, इस पर फेज़र बनाऊंगा देखो मैं, और बड़ी आसानी से समझ में आएगा फेज़र। देखो वोल्टेज जो है, वोल्टेज वोल्टता, अगर मैं वोल्टता को एक सदिश राशि मान लूँ, वोल्टता को एक सदिश राशि मान लूँ और Vm का एक वेक्टर बना लूँ, Vm का एक वेक्टर बना लूँ, यानी जो अधिकतम मान है उसका एक वेक्टर बना लूँ, और ये मान लूँ कि ये इतना लंबा है, इस लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये Vm का मान है, इतना लंबा है। तो जैसे ही समय गुजरेगा ये वेक्टर यूँ घूमेगा वृत्त के ऊपर, ठीक। अब यहाँ से शुरू कर लूँ इसको मैं 0 से, तो कुछ समय में कितना घूम जाएगा, इतना घूम जाएगा मान लिया, है ना। अब उसके लिए क्या है, पीले रंग से दिखाएंगे इसको। अब मान लीजिए यहाँ से ले लूँ मैं, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक लाइन खींचता चलाऊँ 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 चलाऊँ, ये आ गया देखो। ये कुछ सीधी सी रेखा नहीं बनी हमारी, चलो बन गई, मान लिया, खींच लेते हैं यार। अब यहाँ पे फीटा कौन लाएगा यार, है ना। अब ये जो चीज़ है ये कुछ समय पर है, देखो ये समय मान लिया, ये समय मान लिया मैंने T1, ये T1 समय मान लिया, देखो T1, और यहाँ ये वोल्टता का मान है, ठीक। तो ये वोल्टता का जो मान है, अगर देखा जाए, कुछ कोण बना दूं इसमें मैं ऐसे, ये रही देखो वोल्टता, ये वोल्टता का सदिश बना दिया। ये जो वोल्टता का सदिश है, इसकी पूरी लंबाई सदिश की कितनी है, अगर लंबाई के पदों में देखें, किसी सदिश को दिखाएं, परिमाण दिखा दें उसका, तो परिमाण किसी भी सदिश राशि की लंबाई को के हिसाब से हो जाता है, उसके अनुसार बन जाता है। तो ये जो है ये Vm है, यानी ये जो सदिश है ये पूरा Vm है, ये Vm के बराबर है, ये Vm है, देखो ऐसे, ठीक। और ये वो थोड़ा सा कोण है जो टाइम T1 पे चला हुआ कोण है। ये कितना कोण है, देखो इसको याद करें, ये है ओमेगा T1, ये कोण है। अगर इस कोण को थीटा मान लूँ ऐसे, तो कितना है थीटा, ओमेगा T1, थोड़ा सा घूम गया ऊपर को, ठीक। और ये जो मान है, अब ये जो बन रहा है देखो, सीधा लंब गिरा दूँ यहाँ पे, लंब, ये लंब गिरा दिया मैंने, जो लंब है ये लंब किसके बराबर है, ये लंब यहाँ दिखा दूँ, इस लंब को यहाँ दिखा देता हूँ, इस लंब को। ये लंब जो है ये किसके बराबर है, ये चीज़ है Vm साइन ओमेगा T के बराबर। क्यों, Vm साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा किसके बराबर है, ओमेगा T के, तो ओमेगा T1 हो गया। देखो लो, T1 से दिखाना जाओ, T1 से दिखा दो यार। तो ये क्या है, ये किसका बन गया, ये वोल्टेज बन गई, यानी इसको दिखा सकता हूँ कि ये वोल्टेज या वोल्टता का सदिश हो गया GLO, ठीक। Vm का ये मान है पूरा, ये Vm है पूरा का पूरा, ये Vm का सदिश है जो घूम रहा है, Vm लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। अब धारा भी बिल्कुल ऐसी ही चल रही है। अब इसी समय पे धारा लेता हूँ, देखो ये जो समय यहाँ T1 लिया हुआ, इसी समय पे धारा लेता हूँ, देखो ये धारा को लेके चलता हूँ इधर को, ये आ गई धारा, धारा 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 धारा, यहाँ तक पहुँच गई, देखो धारा, ठीक, ये आ गई धारा। तो धारा भी इतने समय पे इतनी बन रही, देखो ऐसे, तो ये धारा का मान हो गया। ये कितना बन गया धारा का मान, धारा का लंब यहाँ पड़ेगा ऐसे से, देखो ये धारा का लंब पड़ा, धारा का मान कितना हो गया, ये भी हो गया Im साइन ओमेगा T, ये धारा का मान हो गया, Im साइन ओमेगा T है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा साइन ओमेगा T, ये वाली चीज़, ये वाली जो चीज़ है, ये तो Im है, ये तो पूरा Im है, देखो पहले जो दिखा रखा था ये पूरा Im है, यहाँ तक जो है ना ये पूरा Im है, ये रहा, ठीक। तो ये धारा का सदिश हो गया, देखो इसे लिख देंगे I का सदिश, ऐसे लिख देंगे I सदिश। I में किसका सदिश है, Im का सदिश है। बोर्ड पे डायग्राम में जगह कम पड़ रही है ना, ये सदिश किसका है, छोटा सा ये है Im का सदिश, ऐसे। तो Im का सदिश है ना, ऐसे है, उसके लंब पे क्या हो गया Im साइन थीटा, और ये Vm का सदिश है, उसके लंब पे क्या हो गया Vm साइन थीटा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों समान कला में हैं, यानी दोनों जो है समान कला में हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, देखो ठीक है, समान कला में आ गए बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वोल्टता एवं धारा समान कला में है, समान कला में हैं,
कला कोण का अंतर शून्य है। क्या लिखेंगे? कला कोण का अंतर शून्य है। ठीक, समझ में आ गई? वी एम और आई एम कैसे बने? सदिश राशियों के पदों में, है ना। अधिकतम मान को सदिश माना और उसका कोण चलाया और उसका एक घटक साइन थीटा वाला लंब के रूप में बना के दिखा दिया। ठीक, किसी भी सदिश के दो घटक होते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा 11वीं में यार। मान लो कोई सदिश राशि है, ऐसे देखो, इसे ये कोण बना दूँ थीटा, तो इसका एक घटक होता है ये वाला लंब घटक, मान लो ये ए है, तो ये होता है ए साइन थीटा, और ये वाला घटक क्या होता है? ये होता है ए कॉस थीटा। तो इसकी बात हो रही है ए साइन थीटा की। अब ए पे क्या है? वोल्टता भी है, और ए पे क्या है? धारा भी है। तो लंबवत जो घटक है, जो सरल आवर्त गति करता है, लंबवत घटक है ये वाला। ठीक, चलिए बात समझ में आ गई, कोई खास बात नहीं है। तो धारा के लिए कौन सा समीकरण काम कर गया? ये देखो, ये बन गया धारा का संबंध, समय पर आधारित धारा, और ये है समय पर आधारित वोल्टता। बिल्कुल ठीक, ओके डन। और धारा का अधिकतम मान क्या हो गया? ये रहा धारा का अधिकतम मान आई एम, यह हो गया वी एम बटे आर। ये अधिकतम मान है, ये धारा का अधिकतम मान है। अगर किसी प्रश्न में धारा का अधिकतम मान पूछा जाए, प्रतिरोध लगा हो, केवल प्रतिरोध लगा हो तब, तो क्या हो गया? वोल्टता का अधिकतम मान बटे प्रतिरोध का मान। ठीक, ये आ गया, देखो ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बनानी है हमें, ये तो आपने समझ लिया होगा, बिल्कुल साधारण सिंपल सी बात है एकदम। फ़ोटो खींच लें अपने कैमरे में, अपने मोबाइल पे, एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेते हैं इसमें शक्ति का जो ह्रास है, ऊर्जा अक्षय, ऊर्जा अक्षय, शक्ति का ह्रास जो है वो देखते हैं कितना होता है। ठीक है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक है ना यार, ये जो शब्द है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक है ना, और ये बात वही आ रही है ना, ऐसे लिख देते हैं। चलो, तात्क्षणिक शक्ति ह्रास या अक्षय, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, कैसे हो रहा है ये चीज़? पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? लिखता हूँ नाम इसका, इंस्टेंटेनियस पावर। किस में नुकसान हो रहा है इसका? भाई प्रतिरोध है, किस में बदलेगा? ऊष्मा में बदलेगा, हीट में बदलेगा। ठीक, तो तात्क्षणिक शक्ति अक्षय ऊष्मा के रूप में, किस में कह रहा है? ऊष्मा के रूप में। ठीक, तो शक्ति क्या होती है? शक्ति, परिपथ में शक्ति, प्रतिरोध में शक्ति, उसका सूत्र होता है, देखो परिपथ में शक्ति को लिख देते हैं पावर, पी, है ना, और ये होती है वी आई। बस 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 बस, वी कितना है? वी एम साइन ओमेगा टी। आई कितना है? ये रहा आई, ये रहा आई। ठीक, समय पर आधारित आई कितना है? आई एम साइन ओमेगा टी, ये रहा, देखो ऐसे। ठीक, हल करें तो वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गया, देखो ऐसे पी। ठीक, कह रहा जी इसका जो मान है साइन स्क्वायर टी का जो मान है वो कितना है? कहता है इसका औसत मान लगाते हैं भाई जी हम, वो होता है 1/2। गणितीय विधि से इसे निकाला जा सकता है, कोई समस्या नहीं है।
इसका औसत मान होता है 1/2। तो तात्क्षणिक शक्ति कितनी हो गई भाई? ये हो गई Vm/2। ठीक। अब अगर इस Vm को हम लिख दें ImR तो क्या बन जाएगा? देखो Im का स्क्वायर R/2, यानी अधिकतम जो धारा है उसका स्क्वायर प्रतिरोध गुणा बटे 2। ये बन जाएगी तात्क्षणिक शक्ति जो ऊष्मा के रूप में खर्च हो रही है, प्रतिरोध ऊष्मा के रूप में खर्च कर रहा है। ये वो चीज़ आ गई। देखो ठीक। यहाँ पर एक चीज़ आती है कि अगर इस सूत्र को सामान्य सूत्र से डीसी सर्किट से, डीसी परिपथ से तुलना करें, ठीक, तो कहते हैं भाई डीसी सर्किट में, अगर डीसी सर्किट में देखें, डीसी परिपथ में देखें, तुलना करने वाली बात है, बस छोटी सी बात है। तो उसमें जो शक्ति होती है वो होती है I²R, ये होती है I²R। उसमें I क्या होती है? अचर होती है। इसमें I का अधिकतम मान लगा है। तो कुल मिलाकर अगर इसके बराबर कर दें इसे Im²R/2 तो कितना हो जाएगा? I जो होगा वो होगा Im/2। ठीक। यानी जो प्रभावी मान है, एक डीसी सर्किट से तुलना कर दें, डीसी परिपथ से तुलना कर दें, तो I कितना काम कर रहा है? अगर धारा को नियत मान लें, उसमें जैसे अचर धारा होती है डीसी परिपथ में, उसके हिसाब से सोच लें, तो धारा का मान कितना काम कर रहा है? Im/2 √2। इसे कहते हैं प्रभावी मान। एसी सर्किट में प्रभावी मान कितना है धारा का? जितना उसका अधिकतम मान है उसको वर्गमूल 2 से भाग कर दिया गया। ये प्रभावी मान है। बाद में इसी मान को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? वर्ग माध्य मूल मान। ये भी आता है बाद में इसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। कितना होता है? अधिकतम मान को √2 वर्गमूल 2 से भाग करते हैं तो क्या आता है? वर्ग माध्य मूल मान आता है। गणितीय विधि से हम निकालेंगे बाद में। यही होता है, अगर डीसी से तुलना करते हैं तो यही होता है प्रभावी मान। यानी हमारे घरों में मान लीजिए 8 एम्पियर की धारा बहती है, 8 एम्पियर की धारा बहती है किसी बल्ब में, प्रतिरोध में, किसी में, और ये धारा है मान लीजिए एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक। तो ये जो मान लिखा होता है ये कैसा मान होता है? ये 8 एम्पियर ही होता है, वर्ग माध्य मूल मान। ठीक। और हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है कितनी आती है? बताओ। ये आती है 220 वोल्ट। तो ये 220 वोल्ट क्या होते हैं? बताओ, ये 220 वोल्ट क्या होते हैं? चलो याद करके बताओ। कह रहा जी ये जो होता है ये होता है वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान होता है, यानी प्रभावी मान होता है। ठीक। तो हमारे घर में जो बिजली का मीटर बिजली का बिल बनाता है वो किस पे बनाता है? वर्ग माध्य मूल मान वोल्टता का और वर्ग माध्य मूल मान धारा का। यानी जो लिखा हुआ मान होता है 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो वो क्या है? वो वर्ग माध्य मूल मान है। यानी जो अधिकतम मान आता है धारा का उसको वर्गमूल 2 से भाग करके जो वैल्यू आती है। ठीक। तो अब पता लगा सकते हैं कि अधिकतम कितनी वोल्टता आती है। वर्ग माध्य मूल मान ये है, अगर इसको वर्गमूल 2 से गुणा कर दूं तो क्या बन जाएगा? अधिकतम मान बन जाएगा। क्योंकि जो चीज़ यहाँ काम कर रही है धारा में वही वोल्टता में काम कर रही है। वोल्टता के लिए क्या बनेगा? देखो वोल्टता के लिए बन जाएगा, देखो ये वोल्टता के लिए बन जाएगा। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान कितना बनेगा? वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान अधिकतम वोल्टता बटे वर्गमूल 2। अधिकतम वोल्टता अब मान लीजिए ये आती है 220। ये कितनी आती है? 220। तो ये कितना हो जाएगा? 220 वर्गमूल 2। ये बनता है 311 वोल्ट के आसपास। यानी हमारे घरों में
जो वोल्टता आती है 220, जिसका वर्ग माध्य मूल मान होता है, वो कितनी आती है यहाँ पे 311 मैक्सिमम तक होती है, ठीक। और उसका वर्ग माध्य मूल मान कितना बना रहता है 220, तो हम कहते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक। धारा आती नहीं है, धारा बनती है, उसमें प्रतिरोध लगा है, संधारित्र लगा है, क्या लगा है हमारे टेलीविज़न में, कंप्यूटर में, किस में क्या लगा है, तो धारा वहाँ बनती है। धारा के हिसाब से फिर अलग अलग परिपथों में अलग अलग बनती है। हमारे घर में क्या आता है, हमारे घर में आती है वोल्टता, पक्का। चलिए ठीक है, अब ये बन गया सूत्र, सारी बातें ठीक हो गई हैं। अब इस पे एनसीईआरटी में एक छोटा सा उदाहरण है, उसको हल करके इस टॉपिक को फिर एनसीईआरटी के हल करेंगे अभ्यास में। इस पे जो भी और प्रश्न होंगे वो और करवाएंगे फिर, ठीक है। चलो हल कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, देखो सवाल को, एनसीईआरटी का एक सवाल हल करते हैं। इसके सूत्र तो आपके याद हो ही गए होंगे, आपने देख ही लिया, लगा देंगे, कोई चिंता नहीं है। ये आ गया पहला उदाहरण, उदाहरण 7.1 है ना। एनसीईआरटी का उदाहरण है, लिखते हैं उदाहरण 7.1। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वोल्ट शक्ति देने के लिए बनाया गया है। देखो कितनी वोल्टता है इसकी, वोल्टता है 220 वोल्ट। अब ये 220 वोल्ट जो है, ध्यान रहे, ये क्या है, ये होता है वर्ग माध्य मूल मान। जैसा मैंने अभी अभी बताया आपको, ये वर्ग माध्य मूल मान होता है, याद रहे, ठीक। 220 वोल्ट का ये बल्ब है ऐसे, और इसमें जो शक्ति है वो कितनी आती है, शक्ति आती है 100 वाट। 100 वाट ऐसे लिखा हुआ है, ये शक्ति हो गई, पावर हो गई है, ठीक है। बल्ब का प्रतिरोध, तो बल्ब का जब प्रतिरोध है, हम प्रतिरोध बताएं बल्ब का, स्रोत की शिखर वोल्टता है ना, तो बल्ब का प्रतिरोध सीधे सीधे फार्मूले से निकल जाता है। क्या होती है पावर, पावर जो होती है वो होती है V²/R, ये पावर होती है, देखो ऐसे। तो R कितना हो गया, V²/P निकलता है, ऐसे निकल जाता है, ये प्रतिरोध ऐसे निकलता है, ठीक। क्योंकि प्रतिरोध जो निकलता है वो डीसी परिपथ के नियम के अनुसार निकलता है, दिष्ट धारा के अनुसार निकलता है। प्रतिरोध जो लगाते हैं, बाद में फिर सूत्र अपने एसी के लगाते हैं। तो कितना प्रतिरोध हो गया, देखो प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है 220 का स्क्वायर, और पावर कितनी है 100। ये प्रतिरोध आ गया, ये आ गया ओम में, पक्का ऐसे, ठीक। आप कहेंगे सर फार्मूला क्यों नहीं लगाया 1/2 वाला, प्रतिरोध निकालने में नहीं लगता। प्रतिरोध की जो रेटिंग होती है वो दिष्ट धारा परिपथ के अनुसार होती है, ठीक। तो निकल गया प्रतिरोध। स्रोत की शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता, अब देखो मैंने कहा था कि V जो होता है Vm/2 होता है, ये होती है शिखर वोल्टता। तो शिखर वोल्टता का मान कितना आ गया जरा बताओ, V√2 आ गया। V कितना है 220 है, और वर्गमूल 2 है, कितना बनेगा 311 वोल्ट, लगभग ये नंबर बनता है। तो शिखर वोल्टता कितनी हो गई 311 वोल्ट, ये शिखर वोल्टता है, देखो। यानी अधिकतम आयाम जो है, जिसे हम कहते हैं आयाम, साइन वाले कारों पे, साइन में जो अधिकतम होती है वोल्टता है, ये वाली वोल्टता जो होती है, ये वाली देखो, ये होती है Vm, इसे कहते हैं शिखर वोल्टता, ऐसे V और टाइम समय के ग्राफ पर। हो गया।
बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा, बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा, तो धारा का मान यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, ठीक। ओके, तो क्या करते हैं, धारा का वर्ग माध्य मूल मान V बटे R, कौन सा V लगाते हैं, वर्ग माध्य मूल वाला, वर्ग माध्य मूल मान ये है V का, देखो यही लगा दो यहाँ पे, क्योंकि धारा का भी वर्ग माध्य मूल मान पूछा है 220 ऐसे, और जो R का मान निकाला हुआ है यहाँ से ये लगा दो, ठीक। ये R का मान लग जाएगा, देखो 220 का वर्ग बटे 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये होगा, देखो धारा का मान, एक 220 कट गया, 100 बटे 220 आ गया, तो कितना बनेगा ये मान, ये बनेगा 0.45, 0.45 एम्पियर, ये हो गया उत्तर, ठीक। या फिर एक सूत्र और होता है, ऐसे निकालना चाहते हो तब PVI, ये आ गया, लो ठीक, ये भी लग जाएगा, पावर VI लग जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर वर्ग माध्य मूल मान के अनुसार ये सारी चीज़ निकाली जाती है, तो इसमें फिर सीधे DC वाले, जैसे DC परिपथ में लगते हैं, वो सूत्र लग जाते हैं सीधे सीधे, अगर वर्ग माध्य मूल मान पे चलेंगे। अगर अधिकतम मान पे चलेंगे तो सूत्र में क्या आता है, 1/2 का गुणांक आता है, देखो समझ लेना बात को, अगर पावर निकालूंगा तो V का अधिकतम मान, I का अधिकतम मान बटे 2, ये होता है, समझ रहे हैं। तो इसे वर्ग माध्य मूल में बदल दूं तो VM बटे वर्गमूल 2 गुना IM बटे वर्गमूल 2, देखो वर्ग माध्य मूल मान हो गए, तो VM बटे वर्गमूल 2 कितना होगा, यह V हो गया, सीधे वोल्टता होगी, वर्ग माध्य मूल मान हो गया, और I में भी ये I हो गया, तो देखो P बराबर VI हो गया, सिंपल, यानी 1/2 अब नहीं रहा। तो जब वर्ग माध्य मूल मान के पदों में गणनाएं करते हैं तब ये 1/2 का नंबर नहीं आता, तब सीधे VI हो जाता है। ये कब आता है, जब अधिकतम मानों के पदों में हम गणनाएं करते हैं, ठीक। तो वर्ग माध्य मूल मान लगाने का मतलब है कि 1/2 का गुणांक नहीं आता, सीधे सीधे सूत्र लग जाते हैं DC परिपथ वाले, जो DC परिपथ में लगते हैं, दिष्ट धारा परिपथ में लगते हैं, जो आपने पढ़ा पीछे वाले चैप्टर में विद्युत धारा में, वो बिल्कुल उस तरह के सूत्र लग जाते हैं सीधे सीधे, ठीक। तो ये था एक उदाहरण जो प्रतिरोध पर था। और प्यारे बच्चों, अब शुरू करेंगे अगला टॉपिक 7 नंबर 3 नंबर का, AC धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण। थोड़ा सा मुश्किल है, ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा, हालांकि इसके बारे में जानकारी दे दी मैंने, ये बना दिया मैंने इसका आपको, ये तो मैंने बना दिया फेजर, इसका फेजर बनाना फिर से सिखाऊंगा आपको। फेजर बनाने में दिक्कत होती है, फेजर बनाना, इसमें बहुत सारे परिपथ हैं, फेजर सबका बनाऊंगा ना मैं, तो आपकी समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब लेंगे प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्टता, प्रेरक, प्रेरकत्वा, इंडक्टर बोलते हैं जिसे, प्रेरक पर प्रयुक्त AC वोल्टता, और मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, ठीक।